माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों को आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सीरीज में, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के वन शॉट करने वाले हैं। और ये सीरीज आज ही से शुरू हो रही है 11 मार्च से, और अभी बज रहे हैं 8 और आपके पास आ गया है इंडियन इकोनॉमी का पहला वन शॉट वीडियो। इंडियन इकोनॉमी को हम 2 वन शॉट में करने वाले हैं, फिर वैसे ही मैक्रो को भी 2 वन शॉट में करने वाले हैं। फिर 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च और 18 मार्च, इन 4 दिन के लिए मेरे पास है एक खतरनाक सरप्राइज आप लोगों के लिए। सो बी रेडी फॉर दैट। सो आज का 12th का पेपर यहीं से आ रहा है दोस्त, ठीक है। चलिए, सो पार्ट 1 में हम क्या क्या करने वाले हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूनिट देखिए, इंडियन इकोनॉमी में आपके 3 यूनिट हैं एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें पहला यूनिट जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, और दूसरे यूनिट के अंदर में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ एक और चैप्टर है। सो इस टाइप के ये 4 चैप्टर हो जाएंगे आपके यूनिट 2 में। और यूनिट 3 एकमात्र चैप्टर है, वो है कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। इन सभी चैप्टरों को हमको कवर करना है इन तीनों यूनिट के अंदर। सो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, सो पहला चैप्टर डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस, इसके अंदर आपको मेनली क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर मेनली आपको पढ़ने हैं 3 एक क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि बिफोर ब्रिटिशर्स कैसी हालत थी, यानी 1947 में, और वो बिफोर 1947 से पहले, ठीक है। और आफ्टर ब्रिटिशर्स हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी थी, यानी 1947 के बाद में। और उसके बाद हमें पढ़ना है 1950 से 1990 तक हमने क्या किया इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और ट्रेड पॉलिसीज में, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो जब अंग्रेज हमारे भारत में नहीं आए थे दोस्तों, तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, आजाद इकोनॉमी थी। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, हम सेल्फ रिलायंट थे, मतलब हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी भारतीयों को। फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी, मतलब बढ़िया से फल फूल रही थी और बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारे यहां पर थी, मतलब हाथ से बनाने वाली इंडस्ट्रीज हमारे यहां पर थी। एग्रीगेरियन इकोनॉमी, मतलब ऑलमोस्ट 90% प्लस लोग जो थे वो सारे एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आफ्टर ब्रिटिशर्स की ओर, ठीक है। तो आफ्टर ब्रिटिशर्स की कहानी कुछ इस तरीके से है दोस्तों, कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लो लेवल पे थी, ठीक है। सो पहली चीज हमने देखी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी थी, लो लेवल पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मतलब जो कंपनियां चल रही थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जस्ट पड़ा था, वो कंपनियों को अंग्रेज क्या कर रहे थे, बंद कर रहे थे, और वो कुछ नई इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे थे, जैसे कि कॉटन और जूट की टेक्सटाइल्स को, ठीक है। उन्होंने एक और चीज सेटअप करी जो थी टिस्को 1907 में, वो है आयरन स्टील इंडस्ट्री मेरे दोस्त, ठीक है। कोई भी कैपिटल गुड नाम की फर्म नहीं थी जो कोई बड़ा सा प्रोडक्ट बना रही हो देश के लिए, ठीक है। लो जीडीपी ग्रोथ होने लग गई थी, बिल्कुल, ठीक है। ये थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की कहानी। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अंग्रेजों ने बड़े झंडे गाड़े, अपने लिए, हमारे लिए नहीं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कर दी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ है ही नहीं। एग्रीकल्चरल की इकोनॉमी ऐसी हो गई थी कि उसमें कुछ बढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है। जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया था। जमींदारी सिस्टम क्या होता है कि एक राजा है, राजा के ऊपर अंग्रेज सरकार है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन है, अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे हमारे पास क्या है, एक राजा है, और राजा के अंडर में कई सारे जमींदार बना दिए गए कि ये जमींदार इस गांव का टैक्स कलेक्ट करके राजा को देगा, और राजा जो है उसी टैक्स को किसको दे देगा, अंग्रेजों को दे देगा। इसी सिस्टम को जमींदारी सिस्टम बना दिया गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। कमर्शियलाइजेशन कर दी गई, मतलब हमारे पास जो भी क्रॉप्स होती थी, अब हम वो हमारी इच्छा से नहीं उगा सकते थे, जो अंग्रेज बताते वही हमें उगाना होगा। देन अगला है फॉरेन ट्रेड, मतलब दूसरे देशों से व्यापार के नाम पे हमने क्या किया अंग्रेजों के अंदर में।
ठीक है। सो जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा दी कि मतलब हम किसी और देश के पास नहीं जा पाएंगे, उन्हीं देशों के पास हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं जिन देशों को ब्रिटिश अप्रूव करते। ठीक है, हम लार्ज एक्सपोर्ट करने लग गए, मतलब हमारा रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा बाहर जाने लग गया और फिनिश्ड गुड हम इंपोर्ट करने लग गए। मतलब एक तरीके से ऐसा समझिए, हमने एक कपड़ा बनाया, शर्ट बनाई, और वो शर्ट दूसरे देश में गई, ब्रांड उसमें लगा, और यहीं वापस भारत देश में ये वो चीज क्या है, आके बिक गई। सो इस तरीके की हालत हमारी ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हो गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं तो डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स के ही समय डेमोग्राफी होती क्या है, पहले ये समझिए। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि वहां के लोगों की कंडीशन क्या है, जो पॉपुलेशन है उसकी कंडीशन कैसी है। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हमारे भारतीयों की कंडीशन कैसी थी। तो फर्स्ट सेंसस 1881 में हुआ, जिसके थ्रू ये सब हमें पता चला कि लिटरेसी जो था सिर्फ 16% था पूरे भारतीयों में, और उसमें से भी अगर हम सिर्फ फीमेल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 7% फीमेल सी क्या थी, लिटरेट थी, यानी पढ़ी लिखी थी। कोई पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वैसे कुछ हेल्थ फैसिलिटीज थी ही नहीं। मॉर्टिलिटी रेट बढ़ते जा रहा था, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो है 218 प्रति हजार हो गया था। अब ये मॉर्टिलिटी क्या है, तो मॉर्टिलिटी का मतलब होता है जैसे अगर बच्चा हुआ और वो 1 साल के अंदर में मर गया तो उसको हम इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कहेंगे। और वैसे ही मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट होता है कि आफ्टर जो बर्थ है उसके बाद जो कितनी वुमेन जो है वो मारी गई। तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो था वो बढ़ता जा रहा था, और वैसे ही मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट भी बिल्कुल हाई हो गया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई थी, 32 ईयर्स ही हो गई थी, और बहुत ज्यादा पॉवर्टी हमारे भारत में आ गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, मतलब बहुत ही बुरी हालत थी डेमोग्राफी की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो 75% लोग एग्रीकल्चर की ओर थे, और उसमें से 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेजों ने कर दिया था। हम ज्यादा कुछ बना नहीं पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्पाइसेस की कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। इसके बाद में 15% लोग सर्विस सेक्टर में बिलोंग करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अंग्रेजों ने रेलवेज हमें दिया, पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज हमें दी, वाटर ट्रांसपोर्ट हमें दिया, लेकिन क्या ये उन्होंने भारतीयों के भले के लिए दिया? नहीं, ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश आर्मी और कॉलोनियल गोल के लिए, अपने कॉलोनियल गोल के लिए उन्होंने ये सब चीजें भारत को दी। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये वाला पेज है इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लो और संभाल के रख लो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब हम आफ्टर अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1947 का समय जा चुका है, अब हमारी भारत की इकोनॉमी वगैरह कैसी थी। ठीक है, और अब 1950 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों के जाने के बाद में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ये सब हम बिल्कुल इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी। देखिए, इकोनॉमी 3 तरीके की होती है। एक सोशल इकोनॉमी जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के लिए होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें सारे प्राइवेट शेयर्स होते हैं और वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए होती है। फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, भारत ने 5 ईयर प्लान्स को भी यूज किया। 5 ईयर प्लान एक ऐसा टेन्योर होता है 5 ईयर का, जिसके अंदर सरकार डिसाइड करती है कि हमें ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ठीक है, इसके गोल्स क्या क्या थे, 5 ईयर प्लान के गोल क्या क्या थे? तो ग्रोथ इसका एक गोल था, मॉडर्नाइजेशन इसका एक गोल था, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी इसका एक गोल था। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स की जो भारत में हुए उनकी डेट पूछ ली जाती है कि कब से कब तक हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की। एग्रीकल्चरल सेक्टर में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। ठीक है, लैंड रिफॉर्म क्या था? जैसे एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, अंग्रेजों के जाने के बाद हमने उनका जमींदारी सिस्टम बंद कर दिया। फिर हम लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर से हमें मिला था HYV सीड। ठीक है, जिससे क्रॉप क्या होती है, 2 गुना 3 गुना बनती है। फिर हमें एक और चीज मिली सरकार की तरफ से, वो थी सब्सिडीज।
सब्सिडीज यानी फार्मिंग करने के लिए लोगों को पैसा देती थी गवर्नमेंट, और साथ ही साथ हमें इसी से फर्टिलाइजर्स में मिले। ठीक है, लैंड सीलिंग सिस्टम्स बने। ठीक है, लैंड सीलिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है जल्द से जल्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज को क्या किया हमने, ठीक है, आफ्टर ब्रिटिशर्स सॉरी, तो पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा रोल नहीं दिया कि कहीं क्योंकि हमारे यहां तो गरीबी बहुत ज्यादा थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का रोल कट ऑफ करते गए और पब्लिक सेक्टर का रोल क्या करते गए, बढ़ाते गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसके अंदर नवरत्न होती हैं। ठीक है, नवरत्न, ठीक है, उस पे बेस्ड एमसीक्यू बन सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेके आए गए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था क्या? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो बाहरी देश से हम सामान लेके आएंगे उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो ये जो इंपोर्ट है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, हटा दें। ठीक है, सो हम इंपोर्ट ना करें, हम खुद ही बनाएं। इसी पॉलिसी को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी कहा गया, और जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाई गई। एक और पॉलिसी लेके आई गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आईपीआर 1956 में, जो कि क्या कर रही थी, जो कि इंडस्ट्रीज को तीन तरीके से क्लासिफाई कर रही थी। एक ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में हो, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर सरकार और प्राइवेट ओनर्स के दोनों के शेयर हो, और एक ऐसी इंडस्ट्री जो कंप्लीटली क्या है, प्राइवेट ओनर्स के हाथ में है। सो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, इसी को हम कहते हैं आईपीआर पॉलिसी। आईपीआर पॉलिसी लाने का एक ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के हाथ में आ जाए। ठीक है, एक और चीज की गई, वो थी स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्रीज का इंप्रूवमेंट प्लान। ठीक है, स्मॉल सेक्टर में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को, लोगों को इंप्रूव मतलब मोटिवेट किया कि आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाइए, व्यापार में उतरिए। ठीक है, जिससे हम जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर पाए। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक की ट्रेड पॉलिसीज क्या थी। तो ट्रेड पॉलिसीज हमने इंपोर्ट हटाना था, तो यही हमारी एक ट्रेड पॉलिसी थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक ट्रेड पॉलिसी थी। हमने टैरिफ भी लगाए और क्वोटाज भी लगाए। देखिए टैरिफ क्या होता है, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। ठीक है, हमने टैक्सेस बढ़ा दिए। और क्वोटा क्या होते हैं, क्वोटा होते हैं क्वांटिटीज, कि इतना ही क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ये चीजें भी हमने ट्रेड में लगाई। इसका इंपैक्ट क्या दिखा दोस्तों, तो ये है इसका इंपैक्ट। ठीक है, कि आपकी जीडीपी जो थी वो 11.8% से उठकर 24.6% तक पहुंच गई थी। फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की पावर और कैपेसिटी बढ़ गई दोस्तों, और स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी दिखने लग गई थी। ठीक है, सो ये था चैप्टर 1, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस 1947 से लेके 1952 1990 तक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर की, जो की है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये जुलाई 1991 में आई है, ये डेट आपको याद रखनी है। इसके अंदर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें एलपीजी पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उनके फीचर्स पढ़ने हैं, डीमोनेटाइजेशन पढ़नी है, और जीएसटी के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं एलपीजी पॉलिसी से। तो सबसे पहली चीज तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये पॉलिसी लेके क्यों आई। ठीक है, ये कैसे आई और क्यों भारत देश में इसको लाया गया। ठीक है, क्या उसके पीछे एक ऐसा बड़ा सा रीजन दिख रहा था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जब ये हमने इतनी सारी पॉलिसीज लगा ली, तो इनको ऐसा दिमाग में आया कि यार इन पॉलिसीज से तो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये गए बैंक के पास। ठीक है, अब ये बैंक था, इस बैंक का नाम है आईएमएफ। क्या नाम है इसका? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आज का है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। आपने जिन हमारी इंडस्ट्रीज को रोक रखा है ना भारत में आने से, उसको, वो पॉलिसी को हटाना होगा, और हम भी भारत में काम कर पाए, ऐसा कुछ करना होगा। तो प्राइम मिनिस्टर को तो पैसे की जरूरत थी, तो भाई इनने इस पॉलिसी के लिए हाँ कर दिया, और यहीं से आपकी एलपीजी पॉलिसी आ गई। जब एलपीजी पॉलिसी आई उस समय हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन होता है इससे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि प्लानिंग कमीशन का उस समय हेड कौन था, या फिर प्लानिंग कमीशन के वर्क क्या क्या थे, ठीक है। तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नीड के अंदर देखिए वही चीजें लिखी हैं कि सीरियस डेफिशिएंसी आ गई थी, पैसे की कमी आ गई थी हमारे पास, ठीक है। और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, 12% तक पहुंच गया था 1991 में। ट्रेड डेफिसिट चल रहा था, परमिट लाइसेंस राज चल रहा था, मतलब लाइसेंस लेने के लिए परमिट लेना पड़ता था, और परमिट लेने के लिए कितना सारा करप्शन हो रहा था ये भारत में चल रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने एलपीजी पॉलिसी का प्रस्ताव भारत को रखा कि अगर पैसा चाहिए तो एलपीजी पॉलिसी लानी होगी। तो भारत ने एलपीजी पॉलिसी ला दी। अब उसके अंदर सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन बढ़िया से याद कर लेनी है। अब इसके अंदर था क्या क्या वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि हमारे इंडस्ट्रीज को, बाहर की इंडस्ट्रीज को आने से मना कर रहे थे, उन सबका एबोलिशन यानी खात्मा किया, डीरेगुलेशन कर दिया, ठीक है। रोल ऑफ आरबीआई को कम कर दिया। पहले आरबीआई ही पूरा काम कर रहा था, लेकिन अब जो है आरबीआई एक फैसिलिटेटर बन गया है, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म लाए गए, बहुत सारे टैक्सेस हटाए गए और बहुत सारी चीजें कम की गई। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़ा दी गई, मतलब अब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग गए। उससे पहले तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, मतलब इंपोर्ट नहीं कराना है, लेकिन अब जो है इंपोर्ट को कराना है, ठीक है। तो ये एलपीजी पॉलिसी के इफेक्ट्स थे। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की भी बढ़िया से एक डेफिनेशन आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमने ये किया कि हमने ओनरशिप का विड्रॉ कर लिया, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में थी, गवर्नमेंट के ओनरशिप में थी, उनको हटा दिया, या गवर्नमेंट की मैनेजमेंट को हटा दिया, ठीक है। या तो ओनरशिप नहीं दी या तो मैनेजमेंट दे दी, इस तरीके के काम हुए, ठीक है। या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सेल कर दिया गया या डिस इन्वेस्ट कर दिया गया, और पब्लिक सेक्टर का वर्कलोड इसमें क्या किया गया, कम कर दिया गया, और वो किसके हैंड में दे दिया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो अगेन से इसकी एक बढ़िया डेफिनेशन याद करेंगे और ये 4 पॉइंट याद करेंगे। ग्लोबलाइजेशन के कारण में हाई कंपटीशन हो गया, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, और आउटसोर्सिंग जैसे बड़े बड़े काम भारत में आने लग गए चाइना की बजाय, ठीक है। और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनका रोल भारत में बढ़ गया, जैसे आईएमएफ, आईबीआरडी और डब्ल्यूटीओ। आईबीआरडी और डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए डीमोनेटाइजेशन पढ़ लेते हैं कि डीमोनेटाइजेशन क्या है और क्यों है। डीमोनेटाइजेशन को स्टेबलाइज करने के लिए लाया जाता है, मतलब भारतीय इकोनॉमी को स्टेबल मोड पे लाने के लिए लाया जाता है, और ये इन्फ्लेशन से लड़ता है, ठीक है। और ये जो टेरर फंडिंग होती है, आतंकवादियों को जो पैसा दिया जाता है उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। इसकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप याद कर लें बढ़िया से। पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ होगा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की करेंसी होगी हमने उसको बंद कर दिया होगा। फिर इंदिरा गांधी के समय भी हुआ है, फिर नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ, एंड लेटेस्ट में भी 2000 का नोट बंद हुआ था, ठीक है। सो ये चीजें सब आपको पता होनी चाहिए कब कब हुआ है। जीएसटी क्या होता है दोस्तों, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि टैक्स ऑन टैक्स, एक ऐसा कैस्केड होता है। टैक्स ऑन टैक्स मतलब एक प्रॉब्लम थी कि इस टैक्स पे भी ये टैक्स, उस टैक्स पे भी ये टैक्स, बड़ा कंफ्यूजिंग होता था। तो उन सबको हटाकर सिर्फ एक टैक्स ला दिया गया भारत में, और वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके इंपैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा, ये 3 तरीके से था। सेंट्रल लेवल पे अगर होता है तो सीजीएसटी, तो स्टेट लेवल पे होता है तो एसजीएसटी, और इंटर स्टेट होता है तो आईजीएसटी। पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट बढ़िया से तैयार करना है आपने, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का, फटाफट से नोट डाउन कर लो। चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़नी है, व्हाट, सोर्सेस एंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फिजिकल कैपिटल, एंड द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला आपका पेज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान से पढ़िए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। यानी एक देश की जनसंख्या, एक देश के लोगों के बीच में उनकी स्किल्स और उनकी एबिलिटीज को बढ़ाने की प्रोसेस को ही हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इसके अंदर हम लोग एजुकेशन पे, हेल्थ पर, ट्रेनिंग पर एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं दोस्तों। इसका रोल क्या है, तो यस, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्टिविटी के लेवल को बढ़ाने में।
लाइफ स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में, क्योंकि जब हम हेल्थ पर खर्चा करेंगे, सरकार जब हेल्थ पर अच्छी फैसिलिटीज देगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑटोमेटिक क्या होगी, बूम करेगी। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, तो ह्यूमन कैपिटल होता है। हमारा कैपिटल क्या है, धन नहीं है, वो मेरी चीज नहीं है। धन पैसा मोह माया है, सब छोड़ दो दोस्त। ठीक है, आपका धन क्या है, आपकी नॉलेज है, आपकी स्किल है दोस्त। ठीक है, आपका व्यवहार बनाने की क्षमता है। ठीक है, फिजिकल कैपिटल क्या है, तो फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है ऐसे इनपुट जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लगते हैं, उनको फिजिकल कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे एक लैपटॉप लगा होगा, राइटिंग पैड लगा होगा, तो ये सब क्या है, मेरे फिजिकल कैपिटल है। लेकिन जो मेरे पास ज्ञान है, दैट इज वन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है दोस्त, समझ गए डिफरेंस। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या किया है एजुकेशन वगैरह सबके लिए। ठीक है, इतने सारे एफर्ट लगाए हैं गवर्नमेंट ने, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया है, तो उसका क्या रिजल्ट रहा, तो सभी तक एजुकेशन पहुंची। ठीक है, अभी भी थोड़ा एक डिस्टेंट ड्रीम है, बहुत जल्दी पूरा अचीव नहीं हुआ है, लेकिन यस बहुत ज्यादा हमने किया है इसमें। लो रूरल एक्सेस है एजुकेशन के लिए फिलहाल, और हेल्थ फैसिलिटीज दोनों के लिए, तो इस पे हमें काम करना है। जेंडर इक्विटी बेटर हुई है पहले के कंपैरिजन में। हायर एजुकेशन में हायर पार्टिसिपेशन दिखा है इन कंपैरिजन टू ओल्ड डेटा। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो अभी भी लो है मेरे दोस्त, तो इतनी सारी चीजें हो गई। तो अगर गवर्नमेंट ने अच्छे से इस सेक्टर पे फोकस किया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस किया, तो भारत की स्थिति अलग होगी। ठीक है, यूजीसी, इग्नोयू और आईसीएमआर, इन तीनों का फुल फॉर्म बढ़िया से पढ़ लो, इस पे बेस क्वेश्चन बनेंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। रूरल डेवलपमेंट आज का हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, सोर्सेस रूरल क्रेडिट के क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, मार्केटिंग क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सब पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलो तो भाई ध्यान से समझो, रूरल डेवलपमेंट का मतलब है ये एक प्रोसेस है कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, किस चीज की, देखो समझो, एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है, कॉम्प्रिहेंसिव है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, किस चीज के लिए, कि रूरल लाइफ इंप्रूव हो जाए। ठीक है, रूरल लाइफ के सारे एस्पेक्ट क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए मेरे दोस्त। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें, तो इसमें प्रॉब्लम आती है रूरल क्रेडिट की। क्या की, किस चीज की, रूरल क्रेडिट की। गांव में लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है, फाइनेंस नहीं मिल पाता है, लोन नहीं मिल पाता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो बेचने में दिक्कत आती है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की, यानी क्रॉप एक उगाते हैं बस, वही सिस्टम है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, तो दैट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स है, रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। चलिए रूरल क्रेडिट की ओर बढ़ते हैं। रूरल क्रेडिट का मतलब होता है कि गांव में लोगों को कैसे फाइनेंस मिले, तो उसके हमारे पास दो सोर्सेस हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या करते हैं, जैसे मनी लेंडर जो पैसे देता है, रिलेटिव रिश्तेदार से पैसा ले लिया, ट्रेडर या कोई एजेंट से पैसा ले लिया, लैंडलॉर्ड बड़े जमींदार से पैसा ले लिया। ठीक है, तो ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, इस पे बेस्ड एक एमसीक्यू देखने को आपको मिल सकता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ली जाती हैं, बैंक वगैरह बना लिए जाते हैं। अब बैंक में तीनों टाइप, जैसे नेशनल बैंक हो गया या कमर्शियल बैंक हो गया या रूरल रीजनल बैंक हो गया, सो डिफरेंट डिफरेंट ये बैंक जो हैं ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं। नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स है और एक एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये भी एक हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, जितने मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनके आपको क्या करने हैं, फुल फॉर्म अच्छे से रेडी कर लेने हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब मैंने आपको बता दिया था कि एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस हुआ है उसको बेचने में जो दिक्कत आती है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती है। इसकी प्रॉब्लम, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। जब तक हमने प्रोड्यूस निकाला, हमने बेचने के लिए ढूंढ रहे थे, उतनी देर में वो खराब हो गया क्योंकि स्टोर करने की सही जगह नहीं थी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। बीच में बहुत सारे मिडिल मैन आ जाते हैं कि हाँ पहले आप हमको बेचो, हम इसको बेच देंगे तो आपको फायदा हो जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा करने वाले लोग आ जाते हैं। फाइनेंस की कमी हो जाती है, फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं फार्मर्स को, तो ये सारी प्रॉब्लम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में है। सरकार ने क्या मेजर्स लिए इसको इंप्रूव करने के लिए, तो रेगुलेटेड मार्केट्स लगाए, मंडीज लगाई, कोऑपरेटिव्स लगाए हैं, एमएसपी देने का वादा किया हुआ है,
बफर स्टॉक देने का वादा किया हुआ है। और गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, किस पे बवाल हुआ था अभी इतना सारा, एमएसपी पे ही तो बवाल हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की। एग्रीकल्चर के अंदर रहते हुए किस तरीके से एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया जाए, नई चीजें उसमें ढूंढें। तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम लगा दो भाई, मतलब एक ही खेत में ढेर सारी क्रॉप्स, ठीक है, जो आपको क्या करेगी, फायदा करेगी। एनिमल हस्बेंड्री करो, एनिमल्स पालो, फिशरीज करो, पोल्ट्री करो, ठीक है, पोल्ट्री है, और बी कीपिंग करो, हनी बीज को कीपिंग करो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के बारे में आपको एक एक डेफिनेशन बेसिक पढ़ लेना है। नेक्स्ट चीज है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचाते हुए यूज करें, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एक फार्मिंग की ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिक इनपुट यूज हो। तो इसमें आपका एक और क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कॉस्टली प्रोसेस है, आउटपुट कम आता है, उत्पाद कम आता है ना फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ठीक है, कॉस्टली प्रोसेस है, जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो काफी हेल्दी रहेगा, एनवायरनमेंट के लिए बेटर रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करेगा, और अच्छा रिजल्ट, मतलब अच्छा पैसा भी देगा कंपैरेटिव केमिकल वालों से। ऑर्गेनिक नाम पे तो हम बढ़ते जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक आपका पार्ट 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वन शॉट का डन हो गया। कल हम लोग फिर से मिलेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट 2 के साथ, वन शॉट के। और पेपर दोस्त यहीं से आने वाला है। पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंपैरेटिव स्टडी मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।